हेलो, गुड डे। कल के वीडियो में हम लोग वेव शेप थिन फिल्म के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। वेव शेप थिन फिल्म, जैसा कि मैंने बताया था, रैंप स्ट्रक्चर का होता है। यदि एक सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा सरफेस स्लैंट होता है, और जिस कोण पे वो झुकाव उसका होता है उस कोण को वेज एंगल कहते हैं। किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है ऑन रिफ्लेक्शन साइड, वो हम लोगों ने देखा है। मैं आगे उसको कंटिन्यू करने के लिए उस फिगर को मैं फिर से बना दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको रिवाइव भी हो जाएगा और चीज़ों को यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप अच्छी तरह फिर उसको समझ लेंगे। वेज शेप थिन फिल्म में वेज शेप्ड थिन फिल्म ये एक लोअर सरफेस है, ओ ए। अपर सरफेस इसके पैरेलल होता तो फिर थिन फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ये केस हो जाता। इसमें अपर सरफेस इससे स्लैंट होता है, रैंप स्ट्रक्चर में होता है ओ बी। ये दोनों सरफेसेज ओ ए और ओ बी एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस कोण थीटा को वेज एंगल कहा जाता है। तो ये वेज शेप थिन फिल्म है। ऑब्वियस है कि वेज शेप थिन फिल्म में थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म इज 0 एट ओ, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सरफेसेज। और जैसे जैसे ओ से ए की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, थिकनेस धीरे 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 इसकी बढ़ती हुई चली जाती है। जिस फिल्म का यहाँ बना हुआ है, जिस मटेरियल का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द थिन फिल्म। ऑब्वियसली यह डेंसर मीडियम है और इधर रेयरर मीडियम। इस साइड में भी रेयरर मीडियम। एक रे इंसिडेंट है, ओ मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लिया है, ए बी। तो कल हम लोगों ने संभवतः देखते जाएगा, जहाँ अंतर हो बता दीजिएगा। सी डी इज द इंसिडेंट रे। किस कोण पे इंसिडेंट है इसको जानने के लिए अपर सरफेस पे ओ बी पे एक परपेंडिकुलर हमको ड्रा करना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइक दिस वन। सो दिस इज ए परपेंडिकुलर on the upper surface। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो इसी कोण पे आई पे ही ये किरण रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। सो दिस बिकम्स द रिफ्लेक्टेड रे, सी डी ई। D is the reflected ray and this angle is also equal to I। इस CD किरण से जब रेयरर से डेंसर में हम जाते हैं तो किरण रिफ्रैक्ट होती है, और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे जो हो गई डी ई एफ। किस कोण पे ये इंसिडेंट है? लोअर सरफेस पे, एफ बिंदु पर। तो इसको आपने आगे बढ़ा लिया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट एफ एट द लोअर सरफेस। एफ की वैल्यू आर के बराबर नहीं होगी, ऑब्वियस है। उसको निकालने के लिए हम इस लाइन को जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था अपर सरफेस पे, आगे बढ़ा दें।
और ये लोअर सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है इसको भी आगे बढ़ा दिया। परपेंडिकुलर ऑन द अपर सरफेस, perpendicular on the lower surface, they cut each other at this point G। तो इनके बीच का कोण वही होगा जो OA और OB के बीच में जो कोण है थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। इस ट्रायंगल को कंसीडर करें DEFG, तो इसमें यह एक्सटर्नल एंगल इसका हो जाएगा बाह्य कोण, और एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू सामने के दो एंगल के योग के बराबर होता है, r प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज r प्लस थीटा। ठीक, थिन फिल्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस लोअर सरफेस पे r था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर था, लेकिन यहाँ पर वेज शेप्ड होने के कारण थिन फिल्म की ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द लोअर सरफेस विल बी r प्लस थीटा। लोअर सरफेस पे इंसिडेंट है तो फिर रिफ्लेक्ट होगा, और r प्लस थीटा के कोण से कोण पे रिफ्लेक्ट होता हुआ r प्लस थीटा, ये आपको मिल जाएगा FGH। FH रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा। इस रिफ्लेक्टेड रे को डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो यहाँ एक लंब खींच दीजिए और ये किरण लंब से दूर हटेगी तो ये इस तरह से चली जाएगी HI। Now HI is the refracted ray, DE is the reflected ray। दोनों they are moving parallel to each other on the reflection side। एक ही किरण CD से दोनों स्प्लिट किए गए, दो किरणों में बट गई, तो ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का केस है। दोनों किरणें DE और HI आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा ऑन द रिफ्लेक्शन साइड। इंटरफेरेंस पैटर्न में कम मिनिमा बनेगा, कम मैक्सिमा बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों किरणों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए H से एक आपने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिया ऑन द रे DE, HI हो चुका है J, HJ एक परपेंडिकुलर डाल दिया। H के आगे और J के आगे इन किरणों की लंबाइयाँ बराबर, इन किरणों की लंबाइयाँ बराबर, तो जो कुछ है J के पहले और H के पहले ही अंतर है। ऑब्वियस है अंतर कितना हो जाएगा। एक किरण जो चल रही है केवल DJ दूरी चलती है एयर में, रेयरर मीडियम। एक किरण जो है D से चल करके H तक पहुंचने के लिए DF प्लस FH दूरी चलती है इनसाइड द फिल्म, और इसलिए इन दोनों किरणों के बीच में पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज, दिस इज इक्वल टू DF प्लस FH इन फिल्म। एक किरण ये दूरी चलती है और इसमें से दूसरी किरण J तक पहुंचने के लिए H के उपरांत और J के बाद ये बराबर है, तो J तक पहुंचने के लिए माइनस DJ दूरी चलती है इन एयर। एक एयर में है एक फिल्म में है, घटा नहीं सकते हो। इसका तरीका हम जानते हैं, फिल्म के इक्विवेलेंट दूरी एयर में कितनी चली जाएगी, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुणा कर देंगे, म्यू टाइम्स DF प्लस FH माइनस DJ। ये पाथ डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन हो गया एज पर डायग्राम से इक्वेशन नंबर 1। इसी को सॉल्व कर लें तो नेट पाथ डिफरेंस कितना आएगा उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। नाउ पाथ डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए हम H बिंदु से लोअर सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। परपेंडिकुलर HIJK,
एच के, ये थिकनेस है फिल्म पर, थिन फिल्म की एट द पॉइंट के। एच के इज इक्वल टू टी, द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म एट द पॉइंट के। इसको हम आगे बढ़ा लें, जो आपने लंब खींचा है लोअर सरफेस पे, और ये जो किरण आ रही है रिफ्रैक्टेड, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, इस रिफ्रैक्टेड रे को भी पीछे आगे बढ़ा लिया जाए तो ये ऐसे कट करेगा यहाँ पर के यल बिंदु पर ही कट करता है। फिर यह ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एच के आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, एफ के एल भी राइट एंगल ट्रायंगल, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कांग्रुएंट, सर्वांग सम है। कैसे? दोनों के एक कोण 90 अंश है। ये देखो r प्लस थीटा है, तो ये कितना होगा? देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, दोनों लोअर सरफेस पे परपेंडिकुलर है। ये इसको मिलाती है जो तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल, ये r प्लस थीटा है, तो ये भी हो जाएगा r प्लस थीटा। यहाँ से आइए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों के बीच में r प्लस थीटा है, तो ये सम्मुख कोण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा r प्लस थीटा। ये एक लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लोअर सरफेस पे दोनों परपेंडिकुलर हैं, यह ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी। यह कोण r प्लस थीटा है, तो ये कोण भी r प्लस थीटा हो जाएगा। तो इन दो ट्रायंगल्स में देखिए, यह कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश, ये कोण r प्लस थीटा, ये कोण r प्लस थीटा, दो कोण बराबर हैं और एक भुजा कॉमन है एफ के, और इसलिए यह ट्रायंगल एफ के एच एंड द ट्रायंगल एफ के एल दे आर कॉन्ग्रुएंट, और चूंकि कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए फ्रॉम लिख लेते हैं ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल एफ के एच एंड राइट एंगल ट्रायंगल एफ के एल are congruent, hence FH is equal to FF। हालांकि डायग्राम बनाने में नीचे वाली ट्रायंगल थोड़ी छोटी दिखती है, टू द स्केल यदि बनाया जाए, एंगल बराबर रखे जाए तो फिर एग्जैक्ट डायमेंशन के आ जाएंगे। से इक्वेशन नंबर 2, FH की वैल्यू FL के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू, तो पाथ डिफरेंस की, नाउ द वैल्यू बिकम्स पाथ डिफरेंस, इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स DF प्लस FH एंड FH इज इक्वल टू FL माइनस DJ। ये देख लीजिए DF प्लस FL कितना होगा, DF प्लस FL, DF प्लस FL बराबर DL के बराबर होगा, सो दिस बिकम्स म्यू टाइम्स DL माइनस DJ। से इक्वेशन नंबर 3 पाथ डिफरेंस की वैल्यू इतनी आ गई। पाथ डिफरेंस की वैल्यू जानने के लिए दो पैरामीटर हमको जानना चाहिए, DL की वैल्यू कितनी है ये, और DJ की वैल्यू कितनी है, DJ की वैल्यू ये। तो DJ के लिए हम पहले इसको निकालने की कोशिश करें, तो फ्रॉम ये लंब आपने डाला, तो राइट एंगल ट्रायंगल DJH, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल DJH, DJH से निकाल लीजिए, ये कोण है I, ये होगा 90 माइनस I, ये है 90, तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है, इसलिए ये कोण आ जाएगा I।
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल DJS से हम निकाल सकते हैं साइन आई, दिस इज इक्वल टू आई के सामने वाला परपेंडिकुलर DJ डिवाइडेड बाई DH 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब DJ की वैल्यू तो आ गई जो यहाँ रिक्वायर्ड थी, लेकिन DH एक पैरामीटर आ रहा है। तो DH को निकालने के लिए हम ट्रायंगल का प्रयोग करें। अब फिर H से एक और परपेंडिकुलर इस DL के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। दिस इज ए परपेंडिकुलर फ्रॉम H ऑन द लाइन DL, और ये कट करता है L तक आप पहुंचे हैं तो M पर कट करता है। M का कोण 90 अंश है। सो दिस इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, DHM इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये कंस्ट्रक्शन आपने किया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल DHM फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल DHM हमें मिल जाएगा। DH निकालना तो देखो ये है R, ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आपने खींचा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस R, ये है 90 तो ये कोण कितना हो जाएगा R। अब ये है देखो ये है 90 माइनस I, 90 माइनस R, क्योंकि ये कोण है R, ये डॉटेड लाइन इस लाइन के ऊपर अपर सरफेस पे परपेंडिकुलर, R इसमें से निकल गया तो ये 90 माइनस R, ये 90 तो ये हो गया R। तो इससे आप निकाल लीजिए वैल्यू साइन R की। इस ट्रायंगल से साइन R की वैल्यू निकालिए। साइन R अगेन परपेंडिकुलर, R के सामने DM बाई हाइपोटेन्यूज 90 के अंश के सामने वाला DH इज द कर्ण है, लंबटा कर्ण। से इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 की सहायता से, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 की सहायता से यू कैन डिटरमिन द वैल्यू फॉर म्यू। स्नेल्स लॉ सजेस्ट करता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। निकालेंगे तो ये आ जाएगा DJ साइन आई बाई DH होल डिवाइडेड बाय DM बाई DH cancels, we get DJ divided by DM. The value for DJ as required here in equation number 3, DJ, hence DJ comes out to be equal to mu times DM, mu times DM, say equation number 6. DJ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखा जा सकता है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कल आप कर चुके हो, आज मैं बहुत लिख नहीं रहा हूँ, केवल सैलिएंट इक्वेशन, सैलिएंट फीचर्स जो हैं इसके डिस्कस कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में रखना है तो इक्वेशन नंबर 3 के पहले का मिटाया जा सकता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 पर सब्स्टिट्यूट करें पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू म्यू DL माइनस DJ एंड DJ इज म्यू DM, दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स, कॉमन ले लिया म्यू, DL माइनस DM, और डायग्राम से देखिए DL माइनस DM कितना होगा, DL फ्रॉम D टू L एंड DM दिस स्मॉल डिस्टेंस, तो बच गया ML। सो दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स
एम एल से इक्वेशन नंबर 7। अब निकालना हमको है वैल्यू एम एल की। एम एल की वैल्यू यदि निकालना है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। एम एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करें। देखो ये 90 सही है, तो एम एच एल ये राइट एंगल ट्रायंगल, एम एच एल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? एम एच एल, एम एच एल वी गेट, ये आर प्लस थीटा ज्ञात है, हमको वैल्यू निकालनी है एम एल की, तो एम एल को इन्वॉल्व करना है। तो कास आर प्लस थीटा निकालो, कास आर प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू बेस, तो सामने वाला भुजा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो एम एल बेस डिवाइडेड बाय एच एल, एम एल इक्वेशन नंबर 7 पे हमको ज्ञात करना था। एम एल बाई एच एल आ गया, इसको फिर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एच एल, एंड एच एल को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एच के प्लस के एल, एच के प्लस के एल, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसलिए एच के की वैल्यू के एल के बराबर होगी, तो इसलिए इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू एम एल बाई 2HK, ml by 2HK since HK is equal to KL from the congruent triangle। HK को मैंने शुरू में बताया था कि ये थिन फिल्म की जो बेस शेप्ड है, इसकी थिकनेस है एट द पॉइंट K। थिकनेस एट द पॉइंट K को यदि हम T मान लें तो ये हो गया ml by 2T, where T is the thickness of the thin film at the point K। K से H तक की दूरी T, इधर आएंगे तो थिकनेस घटती हुई चली जाएगी, HK से दाहिनी तरफ जाएंगे तो थिकनेस बढ़ती हुई चली जाएगी, E से अधिक होती हुई चली जाएगी, और ये इक्वेशन फिर आपको देता है ml की वैल्यू ml is equal to giving ml is equal to 2T cos r plus theta से इक्वेशन नंबर 8। यहाँ ml की वैल्यू चाहिए, ml की वैल्यू ज्ञात हो गई तो पाथ डिफरेंस की नेट वैल्यू लिखी जा सकती है, पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू ml की वैल्यू है 2T एंड म्यू, तो ट्वाइस म्यू T cos r प्लस थीटा से इक्वेशन नंबर 9। T is the thickness of the thin film at the point K of the wedge shaped thin film, HK is equal to T। R की वैल्यू आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते जाओगे, R की वैल्यू बदलती हुई चली जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। थीटा की वैल्यू फिक्स्ड है, वेज एंगल है ये फिक्स्ड है, तो ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द वेज शेप्ड फिल्म के लिए हो गई। अब यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा स्टोक्स ट्रीटमेंट, और स्टोक्स ट्रीटमेंट में हम जानते हैं कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन केवल एक ही कंडीशन में हमको कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है।
घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। Whenever a reflection takes place from a denser medium, तो ये पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 या फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस्ड। और इसको मैंने याद करने के लिए बताया था, प्लेन मिरर का जब रिफ्लेक्शन होता है तो प्लेन मिरर डेंसर मीडियम है, एयर से किरण जाती है तो वहाँ पर लैम्डा बाई 2 जुड़ जाएगा यदि जोड़ते हैं तो। केवल यही एक कंडीशन है, इसके अलावा न तो रिफ्रैक्शन में न तो रिफ्लेक्शन ड्यू टू रेयर मीडियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिए क्या स्थित है। DE प्राप्त करने के लिए एक रिफ्लेक्शन है एट द पॉइंट D ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए डेंसर मीडियम, तो इसलिए यहाँ पर लैम्डा बाई 2 जुड़ेगा। F से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड दिस रिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेयर मीडियम, इसलिए कुछ ऐड नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। H बिंदु पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ चेंज नहीं होगा, केवल D बिंदु पर लैम्डा बाई 2 ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ड्यू टू ए डेंसर मीडियम। तो इसलिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, ये ऊपर जो आपने लिखा है ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है एज पर द रे डायग्राम ऑफ द फिगर, एज पर द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, ये आया। अब हम इफेक्टिव पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं और इफेक्टिव पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 एज इक्वेशन नंबर 10। और इसी इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमें बताएगा कहाँ मिनिमा आ रहा है कहाँ मैक्सिमा आ रहा है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के लिए मैं यहाँ जगह खाली या तो मैक्सिमा लिखा जाएगा या मिनिमा, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, दोनों साथ साथ आ जाएं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा मैं अभी से मैक्सिमा लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि टी वेरिएबल है, टी ओ बिंदु पर 0 हो जाता है, ए बिंदु पर मैक्सिमम होता है, तो टी वेरिएबल है, इसलिए अल्टरनेटली सक्सेसिवली ब्राइट डार्क मिनिमा मैक्सिमा मिलता हुआ चला जाएगा। मैक्सिमा के लिए कंडीशन है पाथ डिफरेंस, और इस पाथ डिफरेंस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। In the case of a saved film, path difference, this will be equal to twice mu t. Path difference is the condition and even integral multiple of lambda by 2. इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मैं 2n प्लस 2 ले रहा हूँ, कारण उसको आपको बता चुका हूँ। हम n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। रख दीजिए पाथ डिफरेंस की जगह पर ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, इट इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 2 इंटू लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इधर घटा दो तो ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा इस इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो when the path difference, geometrical path difference becomes an odd integral multiple of lambda by 2, a maxima will be there। और t बदलता जा रहा है तो मैक्सिमा जैसे जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा मैक्सिमा मिलता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही मिनिमा के लिए कंडीशन आप निकालिए। मिनिमा
उसके लिए होता है पाथ डिफरेंस। इट इज an odd integral multiple 2n plus 1 of lambda by 2। रख दीजिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस इफेक्टिव दिस है, तो ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इधर घटा दिया जाए तो मिनिमा के लिए कंडीशन आ जाएगी नंबर भी इसका डाल सकते थे, अभी मैं मिटाया हूँ, वो 10 था शायद, तो ये हो जाएगा 11। लैम्डा बाई 2 इधर घटा दीजिए तो ट्वाइस म्यू टी cos r प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस n लैम्डा बाई 2 घट गया इंटू लैम्डा बाई 2 n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर गेटिंग ए मिनिमा। और फिर टी बदलता हुआ चला जाएगा तो सक्सेसिवली मिनिमा आता हुआ चला जाएगा। मिनिमा, then maxima is satisfied, maxima, then minima, maxima, minima, maxima, bright dark fringes, इस तरह से मिलती हुई चली जाएगी। अब तो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी कितनी होगी? सक्सेसिव दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी कितनी? इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। So what will be the value for the fringe width can also be determined in the case of wedge shaped thin film। तो उसके लिए फिर हम एक फिगर ऐसा बनाते हैं, ये आपका वेज शेप्ड फिल्म है, हम फिगर वही कंसीडर करते हैं जो इसमें लिया है। ये थीटा वेज एंगल है, दिस इज द एंगल थीटा, इसको आप कहते हो ओ। हम सारे रे डायग्राम को कंसीडर नहीं करते हैं, कंसर्न्ड डायग्राम केवल एच के, ये एंड जो है वो एच के है, इसके इधर का नहीं कंसीडर कर रहे हैं। एच के पहले का यहाँ है तो एच के, हम इतने को कंसीडर करें इस डायग्राम का। मान लीजिए के बिंदु पर जहाँ पर थिकनेस है इसकी टी, nth ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है। nth कैसे? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। अच्छा मान लीजिए ऊपर देख लीजिए क्या मिलेगा। ऊपर थिकनेस 0 है, ऊपर थिकनेस 0 है, t इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहीं से निकाल लो, t इज इक्वल टू 0 करेंगे तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू केवल लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, odd integral multiple of lambda by 2, so we will be getting a minima at the point O। पक्का हमेशा O बिंदु पर हमको एक मिनिमा प्राप्त होगा, because for t is equal to 0 the effective path difference is lambda by 2 which is an odd integral multiple of lambda by 2, तो इसलिए मिनिमा प्राप्त हुआ। तो O पर मिनिमा आएगा, उसके बाद मैक्सिमा आएगा, आता हुआ चला जाएगा। तो nth मैक्सिमा यहाँ अपीयर कर रहा है और nth मैक्सिमा की दूरी O बिंदु से xn है, xn। मैं फिर दोहरा दूं, यही डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं। एच के बिंदु पर थिकनेस है, वेज शेप्ड थिन फिल्म की थिकनेस है टी, और वहां पर nth ब्राइट फ्रिंज अपीयर कर रहा है जिसको आप नाप रहे हो, और nth ब्राइट फ्रिंज की दूरी O से xn है। 15वां फ्रिंज बन रहा है, 15वें फ्रिंज की दूरी x15 है। 10वां फ्रिंज बन रहा है तो x10 है,
तो nth ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, nth ब्राइट फ्रिंज की दूरी है xn। तो ऑब्वियस इस एक्सप्रेशन से tan थीटा इट इज इक्वल टू t बाई xn, t बाई xn, और t इज इक्वल टू xn tan थीटा। से इक्वेशन नंबर 30। क्यों इसको किया जा रहा है? क्योंकि t थिकनेस ऑफ द वेज शेप थिन फिल्म, t बदल रहा है और t को नापना यहाँ मुश्किल है, असंभव है। इफ नॉट इम्पॉसिबल, तो ये असंभव है, नापा नहीं जा सकता। इसलिए t को एक मेजरेबल पैरामीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। xn नाप सकते हो, थीटा दिया रहेगा, tan थीटा ज्ञात हो जाएगा, तो इसलिए t की वैल्यू कितनी है ये निकाली जा सकती है। nth मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग xn पोजीशन है, तो मैक्सिमा वाला कंडीशन ही है। दिस इज द कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा। t को हम रिप्लेस कर दें xn tan थीटा से। तो nth है तो ट्वाइस म्यू t, t इज इक्वल टू xn tan थीटा, t की जगह पर xn tan थीटा। 15वीं ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है और O से उसकी दूरी है xn। थीटा की वैल्यू ज्ञात है और भी इसमें पैरामीटर है cos r प्लस थीटा। दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। टी की वैल्यू को हमने नोन पैरामीटर में चेंज कर दिया, जिसको एक्सपेरिमेंटली नापा जा सकता है। 15वें की लोकेशन, 15वें ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन है xn। आगे बढ़े 16वां, तो 16वां का हो जाएगा 15 के बाद 16, n के बाद n प्लस 1, तो उसका लोकेशन है n प्लस 1, ट्वाइस म्यू xn प्लस 1 tan थीटा cos r प्लस थीटा। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, n की जगह पर n प्लस 1, तो ट्वाइस n प्लस 2 प्लस 1 3, तो ट्वाइस n प्लस 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2। ये दो एक्सप्रेशन हमने लिखा 11, इक्वेशन नंबर 11 में इसकी सहायता से। t को हमने रिप्लेस कर दिया xn tan थीटा से। ये 10वीं फिल्म का ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन है xn, ये 11वीं ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन है xn प्लस 1। दो फ्रिंजेज के बीच की दूरी, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी घटा दें एक से दूसरे को, तो ये दूरी निकल आएगी। और कैसे फिर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकलेगी ये मैं फिर आपको बता दूंगा। एक घटाने का काम केवल कर ले रहा हूँ। ट्वाइस म्यू से सारा कांस्टेंट है xn प्लस 1 माइनस xn tan थीटा cos r प्लस थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये घटाइए, ट्वाइस n कट जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, लैम्डा बाई 2 से कटेगा, तो 2n प्लस 3 इंटू लैम्डा बाई 2, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा। देखो 2n कैंसिल करेगा, 3 में से 1 गया 2, 2 इससे कैंसिल करेगा, लैम्डा केवल बचेगा। ये जो एक्सप्रेशन मिल गया देखो, इससे ऑब्वियस है 16वीं और 15वीं के बीच का अंतर ब्राइट फ्रिंज का। ऐसे ही डार्क के इक्वेशन से चलोगे तो 15वीं और 16वीं के बीच का अंतर, 9वें और 10वें के बीच का अंतर, 21वें और 20वें के बीच का अंतर, ये निकाला जा सकता है। और इसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। एंड वी विल ट्राई टू डिटरमिन द वैल्यू फॉर द फ्रिंज विड्थ बोथ फॉर ब्राइट फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज। देखेंगे कि उनमें क्या अंतर आता है या दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं, और फिर उसकी सहायता से हम कोई एक नोन एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे
जिसको एक्सपेरिमेंटली ज्ञात किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू वेरी मच।